अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शॉक स्टार्ट करने लगे। शॉक में क्या होता है बेसिकली जो है ना, सेलुलर हाइपोक्सिया होता है। सेल्स को ऑक्सीजन नहीं जाती, उनकी हाइपोपरफिन होती है। उसमें दो रीजंस आती हैं, या तो कार्डियक आउटपुट कम है, हमारा हार्ट पंप ही नहीं कर रहा, या कर रहा है तो बहुत कम कर रहा है। और दूसरा ये है कि जो है ना ब्लड वॉल्यूम कम है। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम जब कम होगा तो न्यूट्रिएंट्स डिलीवर नहीं हो सकेंगे टिश्यूज़ तक, और वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो भी नहीं बाहर निकल, उनका वॉश आउट भी नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से क्या है कि सेलुलर हाइपोक्सिया हो जाएगा, उससे फर्दर जो है नेक्रोसिस होगी। तो ये इन जो है ये टाइप्स ऑफ शॉक जो है करनी है इंपॉर्टेंट की एग्जांपल ऑफ पैथोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है। कार्डियोजेनिक शॉक है, उसमें हार्ट में कोई मसला होगा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, वेंट्रिकुलर रप्चर है, इदमिया, टेम्पोनेट या पल्मोनी एम्बोलिज्म। इंफार्क्शन में क्या होता है, इन सारे में जो पैथोजेनेसिस बताई हुई है वो उसमें जो है ना 2-3 कॉजेज़ हैं। एक तो ये है कि जो है ना जो मायोकार्डियल पंप है, एक्सटर्नल कोई एक्सट्रिंसिक डैमेज है उस वजह से वो नहीं कर रहा, या लाइक एक्सट्रिंसिक प्रेशर है जैसे कार्डियक टेम्पोनेट में होता है, और इंट्रिंसिक कोई मायोकार्डियल डैमेज चल रहा है। ठीक है, इन्फार्क्शन वगैरह हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो। ठीक है, जैसे पल्मोनी एम्बोलिज्म वगैरह में होता है। इसके बाद जो हाइपोवोलेमिक शाम है उसमें हेमरेज होगा, या फिर ना फ्लूइड लॉस होगा, जैसे वोमिटिंग हुई, डायरिया, बर्न्स, या फिर ट्रॉमा वगैरह में हेमरेज की वजह से कोई मतलब वो हुआ, हेमरेज की वजह से भी लॉस होता है ना, जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया। और दूसरा ये जो डिजीज़ कंडीशन है इनमें, तो इनमें क्या है कि ब्लड वॉल्यूम जो है ना कम होता है। अब जो सेप्टिक शॉक है उसमें कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है, ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव सेप्सिस होती हैं दोनों, फंगल भी कराते हैं, और सुपर एंटीजन की वजह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो है ना पूरा एक मैकेनिज्म है, इसकी पूरी पैथोजेनेसिस हमने पढ़नी है कि कैसे पेरिफेरल वेसोडाइलेशन होती है, ब्लड पूल करता है, और ना उस बैक्टीरिया के आने की वजह से या माइक्रोब्स के आने की वजह से हमारे एंडोथेलियम इंजर्ड होती है, और फिर जो है ना डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन होती है साइटोकाइन की एक्टिवेशन वगैरह वगैरह से। ठीक है, तो ये करना है आपने, ये टेबल से हो जाएंगे। सेप्टिक शॉक है ना, सेप्टिक शॉक है ना उसमें क्या होता है कि सीवियर सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम भी इसको कहते हैं, इसमें सीवियर इन्फ्लामेशन चल रही होती है। ठीक है, तो उसका पैथोजेनेसिस हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और जो है ना शॉक की टाइप है न्यूरोजेनिक शॉक। जो न्यूरोजेनिक शॉक होती है ना, इसमें क्या होता है कि जो है ना उसमें स्पाइनल इंजरी की वजह से, या फिर वास्कुलर टोन कम हो जाती है, या फिर जो है एनेस्थीसिया की वजह से जो है ना वास्कुलर टोन ख़त्म हो जाती है, और जो है ना पेशेंट शॉक में चले जाते हैं। इसके अलावा एनाफिलेक्टिक शॉक है, ये जो है ना उसके हमने जो उधर पढ़ा था हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, उनमें होता है। ठीक है, IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। पैथोजेनेसिस की बात करें सेप्टिक शॉक की, जो है ना पैथोजेनेसिस लिखी हुई है, तो जो है ना सेप्टिक शॉक मोस्ट फ्रीक्वेंटली हमारा जो है ना ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव सेप्सिस की वजह से होता है। इसके अलावा जो है ना इसमें वो सुपर एंटीजन भी कॉज करा सकती हैं, और इसको एंडोटॉक्सिन शॉक भी कहते थे पहले। अब होता क्या है कि जो जब माइक्रोब वगैरह का जो है ना वो एंट्री करता है, माइक्रोब की वजह से इन्फेक्शन कैसे होता है, हमारे जब माइक्रोब आते हैं तो हमारे जो एन के सेल्स हैं, या फिर नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेज, डंडे सेल्स, हमारे जो इनेट और अडैप्टिव इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इनेट सेल्स की माइक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स, डंडे सेल्स वगैरह ये एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, और जो है ना फर्दर ये काम करेंगे। काम कैसे करेंगे, आप ये वैसे इधर डायग्राम से हो जाना है, लेकिन अगर आप जो है ना समझ आ जाए आपको, लाइक आप समझ लें तो इधर से कर लें, आपके लिए मोर देन इनफ है। तो माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको इनको हम कहते हैं पैथोजेनेसिस मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, हम इन्फ्लेमेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनको कौन रिकॉग्नाइज़ करेगा, हमारे ये सेल्स रिकॉग्नाइज़ करेंगे, जैसे मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल्स वगैरह। और कौन से रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इनको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं, सेल वॉल में पड़े होते हैं। इसके बाद जो है ना जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल पेप्टाइड्स को डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर्स। ठीक है, जब ये सारे रिसेप्टर्स इन पैम्प्स को देख लेंगे, पैथोजेनेसिस मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को देख लेंगे, तो क्या है कि जो है ना ये सेल्स जो है ना एक्टिवेट हो जाएंगे और साइटोकाइंस रिलीज़ करेंगे, हमारे मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल्स वगैरह। साइटोकाइंस में ट्यूरिन नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, इंटरफेरॉन, गामा, इंटरल्यूकिन 12 और 18 वगैरह हो गए। देखें, जैसे एंडोथेलियल एक्टिवेशन हुई है माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स की वजह से, उसमें न्यूट्रोफिल मोनोसाइट एक्टिवेशन हुई है। ठीक है, और उसमें न्यूट्रोफिल्स ने क्या रिलीज़ किया, साइटोकाइंस वगैरह रिलीज़ किया, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर 1, HMG होमबॉक्स होता है, इंटरल्यूकिन 1 वगैरह। और इसके अलावा इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट कास्केड भी एक्टिवेट होता है। ठीक है, और जो कॉम्प्लीमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमने पढ़ा था C3A, C5 एनाफिलाटॉक्सिन का काम करते हैं, कीमोटेक्टिन का काम करते हैं C5A, और जो ऑप्शन C3B का काम करते हैं। ये सारे प्रो इन्फ्लामेटरी स्टेट को जो है ना वो कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो है ना हमें प्लाज्मा में सी रिएक्टिव प्रोटीन, प्रो कैल्सिटोनिन जो है ना ये मार्कर्स हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन के, ये भी हमें नज़र आएंगे। ठीक है,
इसके साथ जो माइक्रोवेल प्रोडक्ट्स हैं ये जो है फैक्टर 12 को भी एक्टिवेट कराते हैं। फैक्टर 12 जो है कोagulation फैक्टर है, इसको फैक्टर 12 को डायरेक्टली एक्टिवेट करा के कोagulation कराते हैं। दूसरा इनडायरेक्टली जो है ना प्रोकोएगुलेंट्स के भी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कराते हैं, ठीक है। जो है हमारी एंडोथीलियम है ना वो प्रोकोएगुलेंट स्टेट पे चली जाती है और इस वजह से जो है ना डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन होती है ऐसे पेशेंट्स में, सेप्टिक शॉक के पेशेंट्स में। मतलब पूरी बॉडी में जो है ना छोटे छोटे जो है ना क्लॉट्स बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि जो है ना टिश्यू प्रोकोएगुलेंट चेंजेस में क्या है कि ना टिश्यू फैक्टर जो है ना उसकी एक्सप्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर की एक्सप्रेशन जो है ना बढ़ जाएगी, ठीक है। प्लाज्मिनोजन को इनहिबिट कर देगा वो। और इसके साथ जो है ना जो टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर की जो ना एक्सप्रेशन कम हो जाएगी। थ्रोम्बोमोडुलिन की कम हो जाएगी। एंटीकोगुलेंट्स का काम कर रहे होते हैं, लाइक में पता है पढ़ा पहले थ्रोम्बोमोडुलिन जो है ना थ्रोम्बोन को मॉड्यूलेट कर रही होती है। इसी तरह प्रोटीन सी का भी जो है ना एक्सप्रेशन इन सब का जो है ना कम हो जाएगा, ठीक है। और इस वजह से क्या होगा जब ये सारे एक तो प्रोकोगुलेंट्स जो है ना रिलीज़ हो रहे हैं, दूसरा क्या काम है कि जो है इन्फ्लेमेशन हो रही है। इनको मिला के क्या होगा कि जो है ना इन्फ्लेमेशन की वजह से वेसल्स लीकी हो जाएंगी, इंटरएंडोथेलियल जंक्शन जो है ना ओपन करेंगे, वास्कुलर वासोडाइलेशन होगी, इंक्रीज परमिएबिलिटी और जो है ना डिक्रीज परफ्यूजन होगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा जो है ना एडीमा की वजह से जो है ना ब्लड स्टेसिस होना शुरू हो जाएगा, ब्लड रुक जाएगा, वह उसका ब्लड का स्टेसिस होगा जब तो फिर ये प्रोकोगुलेंट स्टिमुलेंट्स जो है ना इंक्रीज़ होंगे और फिर जो है ना वो वहाँ पे कोagulation वगैरह करा देंगे। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जब स्टेसिस होता है तो ना कोagulation स्टार्ट हो जाती है, थ्रोम्बोसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और एक यहाँ पे भी ऐसे लिखा हुआ है जैसे माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स एंडोथेलियम की एक्टिवेट हुए, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन फैक्टर 12 एंड न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हुए और उन्होंने जो है ना फर्दर साइटोकाइंस रिलीज़ के किए जो है ना एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हुए। उसके साथ जिनने इम्यूनोसप्रेशन का काम किया, सिस्टमिक इफेक्ट्स में फीमर और माइकोटिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ भी हुई। उसके साथ जो है ना ये एंडोथेलियम एक्टिवेशन ने इंटरल्यूकन्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ वगैरह रिलीज़ हुई। एंटी फिब्रिनोलिटिक प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर जो है ना उसका एक्सप्रेशन बढ़ गया, प्रोकोगुलेंट का जो है ना एक्सप्रेशन बढ़ गया, एंटीकोगुलेंट्स का कम हो गया, जिसकी वजह से जो है ना क्या होगा कि थ्रोम्बोसिस स्टार्ट हो गई और इनकी वजह से जो है वेसोडाइलेशन इंक्रीज, परमिएबिलिटी डिक्रीज, परफ्यूजन स्टार्ट हो गई। और जो है ना इधर जो है ना जो ये डीआईसी पड़ा था ना, इस डीआईसी की वजह से टिश्यू इस्कीमिया होता है और एड्रीनल्स ज़्यादा सफ़र करते हैं इस इस्कीमिया की वजह से। एड्रीनल्स की सप्लाई जो है ना नेक्रोज हो जाती है, उसको स्ट्रिक्ट कर जाती है उसकी वेसल्स। इस वजह से जो है ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल कम हो जाता है और जो है ना इस तरह हम कहते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया, ठीक है। अब जो है ना एक टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में देखें तो जो है इसमें सुपर एंटीजेंस होती हैं जो कि टी लिम्फोसाइट के एक्टिवेटर होती हैं, वो मीडिएटर्स वगैरह रिलीज़ करवा के जो है ना ये शॉक सिंड्रोम करा रही होती है। और इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? डिफ्यूज रैश टू वेसोडाइलेशन, हाइपरटेंशन, शॉक और फाइनली डेथ इस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में। स्टेजेस की